आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने राज्य की आर्थिक स्थिति पर व्हाइट पेपर जारी किया, जिसमें राज्य की कर्ज राशि 9.66 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचने की जानकारी दी गई है। नायडू ने मौजूदा सरकार पर वित्तीय कुप्रबंधन का आरोप लगाया और राज्य की बिगड़ती आर्थिक स्थिति पर चिंता व्यक्त की। उनके अनुसार भारी कर्ज राज्य के विकास में बड़ी रुकावट बन सकता है। केंद्र सरकार ने आंध्र प्रदेश के विकास के लिए 50,475 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं, जो राष्ट्रीय बजट का लगभग 4% है। केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन ने इस महत्वपूर्ण घोषणा के दौरान बताया कि इस राशि का उपयोग राज्य में इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ सर्विसेज और एजुकेशन के विकास में किया जाएगा। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने फ्लड से प्रभावित जिलों के परिवारों के लिए Rs 3,000 की रिलीफ राशि की घोषणा की है। फ्लड के कारण कई परिवार बेघर हो गए हैं और उन्हें इस इकोनॉमिक सहायता से कुछ राहत मिलेगी। सरकार ने रिलीफ कैंप्स की व्यवस्था की है और प्रभावित इलाकों में रेस्क्यू कार्य जारी है। नायडू ने जनता से पेशेंस बनाए रखने और एडमिनिस्ट्रेशन का सहयोग करने की अपील की है। अरुणाचल प्रदेश में 600 से ज्यादा स्कूल्स को बंद करने का फैसला लिया गया है, जिनमें या तो कोई स्टूडेंट नहीं था या एनरोलमेंट बहुत कम था। राज्य सरकार ने यह कदम एजुकेशन प्रणाली को सुधारने और रिसोर्सेज का सही उपयोग सुनिश्चित करने के लिए उठाया है। इन स्कूल्स में स्टूडेंट्स की भारी कमी के कारण संचालन मुश्किल हो गया था। सरकार का लक्ष्य अब एजुकेशन की क्वालिटी में सुधार और सभी क्षेत्रों में बेहतर सुविधाएं प्रदान करना है। मेघालय में पर्यटन को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि एक स्थानीय संगठन ने असम से आने वाली सभी गाड़ियों की आवाजाही रोक दी है। इससे न केवल पर्यटकों की यात्रा प्रभावित हो रही है, बल्कि स्थानीय व्यापारियों को भी गंभीर आर्थिक नुकसान हो रहा है। प्रशासन इस विवाद को सुलझाने के लिए बातचीत कर रहा है, लेकिन फिलहाल सड़कें सुनसान हैं। इस संकट के समाधान के लिए जल्द ही कोई ठोस कदम उठाने की उम्मीद है। असम के मोइडम्स, जो असमिया शाही परिवार की प्राचीन समाधियां हैं, अब यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल हो गए हैं। ये मोइडम्स असम की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर का अहम हिस्सा है और इनकी अनूठी वास्तुकला दर्शाती है। इस मान्यता से न केवल असम की सांस्कृतिक समृद्धि को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिली है, बल्कि इनकी सुरक्षा और संरक्षण के प्रयासों को भी बढ़ावा मिलेगा। आसाम सरकार ने NRL और ONL इंडिया के साथ मिलकर राज्य के अस्पतालों में 40 नई हीमोडायलिसिस मशीनें लगाने का समझौता किया है। यह कदम किडनी रोगियों के इलाज को बेहतर और सुलभ बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। इन मशीनों से राज्य भर के अस्पतालों में मरीजों को त्वरित और प्रभावी डायलिसिस सेवा मिल सकेगी, जिससे स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार होगा। यह विकास ग्रामीण इलाकों में भी स्वास्थ्य सुविधाओं को पहुंचाने में सहायक होगा। केंद्र सरकार ने कई राज्यों में गवर्नर की नियुक्ति में बड़ा बदलाव किया है। संतोष गंगवार को झारखंड का गवर्नर नियुक्त किया गया है, जबकि असम के गवर्नर की जिम्मेदारी अब लक्ष्मण प्रसाद आचार्य को सौंपी गई है। इस बदलाव के साथ ही पंजाब और उत्तर प्रदेश के गवर्नर भी बदल दिए गए हैं। यह बदलाव राजनीति और प्रशासन में नए मोड़ का संकेत है, जो राज्य सरकारों की कार्यशैली पर असर डाल सकता है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हाल ही में हुई नीति आयोग की महत्वपूर्ण बैठक में हिस्सा नहीं लेकर राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। यह बैठक बिहार के विकास के लिए कई अहम मुद्दों पर चर्चा के लिए थी। नीतीश कुमार की अनुपस्थिति ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं और इस पर राजनीतिक टिप्पणी भी शुरू हो गई है। इस घटना के पीछे की वजह और इसके बिहार की राजनीति पर संभावित प्रभाव के बारे में। बिहार असेंबली में चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार का गुस्सा फूट पड़ा जब उन्होंने आरजेडी विधायक रेखा देवी को तीखी डांट लगाई।
इस विवाद के दौरान नीतीश कुमार ने रेखा देवी पर गंभीर आरोप लगाए और उनके खिलाफ सख्त शब्दों का इस्तेमाल किया। इससे असेंबली में हंगामा मच गया और बहस ने तूल पकड़ लिया। इस घटना ने सत्र की गर्मी को और बढ़ा दिया और राजनीतिक माहौल को भी प्रभावित किया। बिहार में मौसम ने अचानक करवट ली है। पटना सहित राज्य के कई इलाकों में भारी बारिश और तेज हवाओं की संभावना है। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है कि अगले 24 घंटों में मूसलाधार बारिश हो सकती है, जिससे जलभराव और यातायात में रुकावटें हो सकती हैं। किसान और आम लोग सतर्क रहें और मौसम के बदलते मिजाज के अनुसार अपनी तैयारियों को पूरा करें। स्थिति पर नजर बनाए रखें और सुरक्षित रहें। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत ने राजनीति में कदम रखने से इनकार कर दिया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि वे राजनीति से दूर रहकर अपने निजी व्यवसायों पर ध्यान देंगे। निशांत की इस घोषणा ने राजनीतिक हलकों में खलबली मचा दी है, खासकर जब उनकी राजनीतिक संभावनाओं को लेकर कई अटकलें लगाई जा रही थीं। यह निर्णय नीतीश कुमार के समर्थकों और विपक्ष दोनों के लिए चौंकाने वाला साबित हो सकता है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नीति आयोग की बैठक में स्किल बेस्ड एजुकेशन पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि शिक्षा प्रणाली को व्यावसायिक कौशल के साथ अपडेट किया जाना चाहिए ताकि छात्रों को वोकेशनल स्किल्स में दक्ष बनाया जा सके। इससे एम्प्लॉयमेंट के अवसर बढ़ेंगे और देश की शिक्षा प्रणाली को मजबूत बनाया जा सकेगा। बघेल की इस सिफारिश से भारतीय शिक्षा को एक नया दिशा मिल सकता है। किरेन रिजिजू ने कहा है कि अगर गोवा में कांग्रेस का शासन जारी रहता तो राज्य पूरी तरह से गिर सकता था। उन्होंने कांग्रेस के शासनकाल के दौरान की गई नाकामियों पर हमला बोला और केंद्र सरकार की विकास योजनाओं की तारीफ की। रिजिजू ने यह भी कहा कि कांग्रेस की नीतियों ने गोवा की अर्थव्यवस्था को संकट में डाल दिया था, लेकिन वर्तमान सरकार ने प्रभावी कदम उठाकर राज्य को संकट से उबारा और स्थिरता प्रदान की।